नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइल पोस्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के बारे में। भारत के मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण भाग था। संविधान के अनुच्छेद 31(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 31(2) के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति से संपत्ति अर्जित की जा सकती है, बशर्ते संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ग्रहण की जाए, सरकार के द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन और उसके विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समाप्ति के कारण निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया तथा बाद में इसे मूल अधिकारों के भाग से हटा दिया गया। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई, जिसमें निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न विधियों के साथ साथ अनेक नीतियों का निर्माण किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए तथा जमींदारी के उन्मूलन के लिए संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार के अध्याय से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गईं, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना में अड़चनें आने लगी। परिणामस्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के भाग से स्थानांतरित कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार की समाप्ति। अनुच्छेद 31(a) के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए कहा गया कि कृषि योग्य भूमि का अर्जन, खानों के लीज का प्रावधान, 2 वाणिज्यिक घरानों के विलय, किसी वाणिज्यिक संस्था में उसके निदेशकों के शेयर को नियंत्रित करने के प्रावधानों को संपत्ति के मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया और यह कहा गया कि इस संदर्भ में सरकार किसी विधि का निर्माण कर सकती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 31(b) के द्वारा 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। इसमें शामिल किसी भी अधिनियम अथवा नियंत्रणकारी प्रावधानों का मूल अधिकारों के हनन के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विधियों को सम्मिलित किया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बाद सरकार के द्वारा भूमि अर्जित करने का रास्ता साफ हो गया, परंतु मुआवजे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि संविधान में मुआवजों को परिभाषित नहीं किया गया था। वर्ष 1955 में चौथे संविधान संशोधन के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा मुआवजे की अपर्याप्तता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मुआवजे शब्द को ही संविधान से हटा दिया गया और इसके स्थान पर राशि का प्रयोग किया गया। इसी संविधान संशोधन से ही एक नया अनुच्छेद 31(c) जोड़ा गया, जिसके द्वारा यह कहा गया कि निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39(b)(c) को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जा रहे प्रिवी पर्स या वार्षिक पेंशन को समाप्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को सीमित करते हुए यह कहा गया कि सभी नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31(1), 31(2) एवं 19(1)(f) संपत्ति के अधिकार को भाग 3 के मूल अधिकारों से हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। संपत्ति के मूल अधिकार के अवशेष। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300(a) में शामिल कर दिया गया। अतः संपत्ति का अधिकार अब वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। वैधानिक अधिकार का अर्थ है कि सरकार के द्वारा अब किसी विधि के निर्माण के बिना व्यक्ति से संपत्ति नहीं ली जाएगी। संपत्ति के अधिकार का अवशेष मौलिक अधिकार में अभी भी है, जो निम्नलिखित हैं।
यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की जमीन जाती है तो उसे बाजार दर पर राशि का भुगतान करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जाती है जो हदबंदी की सीमा के अंतर्गत है, तो उस जमीन की कीमत का भुगतान सरकार को बाजार दर पर करना होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल माइल पोस्ट को सब्सक्राइब करें और आने वाली जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।